शामे अवध सुनने वाले सभी श्रोताओं को आशीष चतुर्वेदी का सादर अभिवादन। शुभ संध्या। लगभग 100 वर्ष पहले लुई ब्रेल ने एक लिपि का आविष्कार किया था, जिससे कि जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनका जीवन आसान बने, उनके जीवन में सुगमता आए। कुछ लोग जन्मजात दृष्टिबाधित होते हैं, कुछ लोग आगे चलकर किन्हीं कारणों से दृष्टिबाधित हो जाते हैं। पूरी दुनिया में इस समय दृष्टिबाधित लोगों को लेकर और अन्य विकलांगताओं से, दिव्यांगताओं से प्रभावित लोगों की कुल संख्या लगभग 1 अरब है। और हमारे देश में भी लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोग तरह तरह की दिव्यांगता से ग्रस्त हैं। जब किसी व्यक्ति को दिव्यांगता होती है तो उसका जीवन सहज नहीं रह जाता। कई सारी चुनौतियां, वो चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, उसके जो दैनंदिन उसका जीवन है, डे टू डे लाइफ है, बहुत सारी दुश्वारियां होती हैं। पर जब से 2014 से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली है और भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उन्होंने दिव्यांगों के बारे में भी सोचा और एक बहुत अच्छी स्कीम या एक मिशन मोड में भारत ने सुगम्य भारत, एक्सेसिबल इंडिया की संकल्पना को साकार किया है। इस संकल्पना में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है भारतीय रेल। भारतीय रेल, हम सब जानते हैं कि इस देश की जीवन रेखा है। भारतीय रेल से हमारा केवल यातायात के क्षेत्र में जुड़ाव नहीं है, हमारा भावनात्मक जुड़ाव है, जो कि लगभग 150 वर्षों से भी ज़्यादा का हो गया है। अन्य जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए भारतीय रेल क्या क्या कर रहा है, इस विषय में हम आज बात करेंगे वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक श्री कृष्णकांत रोरा जी से, जो उत्तर रेलवे के लखनऊ कार्यालय में इस समय कार्यरत हैं। तो कृष्णकांत रोरा जी, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं की तरफ से आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत है शामे अवध कार्यक्रम में। सभी श्रोताओं को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस मौके पर जो भारतीय रेल का परिदृश्य है दिव्यांगों के लिए एवं दृष्टिबाधित लोगों के लिए, उसके बारे में अपने विचार रखने का मुझे जो मौका मिला है। यदि हम किसी पैसेंजर की नज़र से देखें तो उसके जो भारतीय रेल के साथ इंटरफेसेस होते हैं, जिसमें कि या तो एक स्टेशन और या फिर एक ट्रेन, ये 2 जगह हैं जहां पर वो किसी भी भारतीय रेल से खास तरीके से जुड़ता है और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन की उनकी सर्विस है उसे यूज़ करके फाइनली अपने गंतव्य तक पहुँचता है। भारतीय रेल ने जो प्रयास किए हैं उसमें दोनों, जैसे स्टेशन पर हम किस तरीके से जो सुविधाएं अवेलेबल हैं उसको किस तरीके से हम दिव्यांगों के लिए और दृष्टिबाधितों के लिए कैसे करवा सकते हैं, और दूसरा कि जो ट्रेन के अंदर चाहे वो कोच के नंबर हो, चाहे सीट नंबर हो, उन सब को ढूंढने में मदद हो पाए, उस कार्य को करने में रेल ने एक कार्य किया है। इसी सिलसिले में आगे जो भारतीय रेल की योजना है, जिसके तहत हमने पूरे भारतवर्ष में अमृत स्टेशन स्कीम के तहत जितने मुख्य स्टेशन हैं उन सबको दिव्यांगों के लिए और बेहतर बनाने का एक योजना बनाई है। इसी संबंध में जो लखनऊ मंडल ने कार्य किया है उसमें 26 स्टेशन, ऐसे जितने स्टेशन हैं जिन पे प्रतिदिन 5000 से ऊपर यदि फुटफॉल है, आने और जाने वाले कुल जो व्यक्ति हैं वो 5000 से ऊपर हैं, तो ऐसे सभी स्टेशनों पर दिव्यांगों के लिए एवं दृष्टिबाधितों के लिए जो मिनिमम फैसिलिटीज हैं उसको डेवलप करने का काम किया जाए। काफी सारे क्षेत्रों में कार्य हो रहा है। तो सबसे पहले तो टिकटिंग से अगर हम शुरू करें तो क्या उनको कुछ कंसेशन मिल रहा है या कुछ कंसेशंस बंद हुए थे कोरोना काल में, तो दिव्यांगों के लिए क्या सुविधाएं हैं? दिव्यांगों के लिए जो कंसेशंस हैं वो फिर से जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ में जो एक परेशानी दिव्यांगजनों को होती थी अपना पास बनवाने के लिए जी, इसको अब पहली बार ऑनलाइन चालू कर दिया गया है। अच्छा। क्योंकि इसमें पहले जो सबसे बड़ी समस्या सभी दिव्यांगजनों को महसूस करनी होती थी, उसमें उन्हें मंडल आकर ही अपना फॉर्म जमा करना और ये प्रोसेस होता था, जिसको हमने अभी माने फिजिकल प्रेजेंस उनकी होनी चाहिए थी। हाँ, पहले कंडीशन थी, अब उसको ऑनलाइन कर दिया गया है क्योंकि सभी दिव्यांगजनों को एक सर्टेन यूनिक आईडी देने का प्रावधान मंत्रालय ने शुरू किया था। तो एक बार वो होने के बाद
फिर किसी भी दिव्यांगजन को मंडल आने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी अपने उसको रिन्यू करवाने के लिए। जी। तो वो एक पहल सिर्फ और सिर्फ इसको प्रक्रिया को और ज़्यादा सरल बनाने के लिए तथा दिव्यांगजनों की समस्या कम करने के लिए ली गई है। इसका रोल आउट अगले 2 से 3 महीने के अंदर, अभी इसका ट्रायल बेसिस पे वो किया जा रहा है, 2 से 3 महीने के अंदर इसको जारी कर दिया जाएगा। तो टिकटिंग की बात हो गई, कंसेशंस उपलब्ध हैं और उस कंसेशंस अब आप घर बैठ कर भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जब बड़े स्टेशंस पर, छोटे स्टेशन की बात अगर हम ना करें, चार बाग है या बड़ा स्टेशन कोई है, वहाँ पर आदमी भूल जाता है कि ऐसा लगता है कि मेले में खो गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या करे आदमी, और खासकर जिसके साथ कोई समस्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने उठाया ये। इस पे एक जो पहला प्रयास अभी रिसेंटली भारतीय रेल ने किया, जिसमें चेन्नई स्थित एमजीआर स्टेशन पर पूरे स्टेशन का जो लेआउट है उसको ब्रेल के जरिए एक छोटे उस पर दिखाया गया है। तो कोई भी व्यक्ति यदि उसे एक्सेस करे तो उसमें सारी फैसिलिटीज की लोकेशन तथा डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है और उसकी क्या लोकेशन है वो चीज़ देख सकता है, और उसका इस्तेमाल करके किस तरफ लिफ्ट अवेलेबल है, किस तरफ एस्केलेटर अवेलेबल है, या जो भी फैसिलिटी जिसकी एनवायरमेंट है वो पूरा लेआउट उनको स्टेशन का एंट्री पे नक्शा पे ब्रेल लिपि में आप बना हुआ। तो वो सबसे पहले अभी एमजीआर स्टेशन पे चालू हुआ है और अब उसका जितने भी मेजर स्टेशन है उस पर रेप्लिकेशन अब स्टार्ट हो जाएगा। ट्रेन में सुगमता से कोई इस तरह का व्यक्ति चढ़ जाए, इसके लिए क्या प्रयास है? सुगम में भारत इसी योजना का नाम है, जो कि सारे मंत्रालयों को एक तरह से कोऑर्डिनेशन से ये चल रही है। तो डिसेबल पर्संस के लिए, जो दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए ट्रेनों के अंदर कंपार्टमेंट्स में क्या हो रहा है? जैसे अभी मैंने देखा कि अब तो सीट्स पर भी ब्रेल लिपि में सीट नंबर या बाकी सूचनाएं कुछ उपलब्ध रहती हैं। जी बिल्कुल, आपने सही पॉइंट आउट किया कि अभी गाड़ी में एक बार चढ़ने के बाद अंदर में जो पहले एक हमारी जो पुरानी रेल की वो हुआ करती थी, डब्बे हुआ करते थे, उसके अंदर थोड़ा सा स्पेस उस तरीके से प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं था कि व्यक्ति अगर व्हीलचेयर पे जा रहा हो या फिर उस पे जा रहा हो तो उसे उतनी समस्या ना हो। पर जो अभी नई रेक जैसे कि वंदे भारत अभी हमारी लॉन्च हुई हैं और वो सर्विसेज आप लखनऊ मंडल में देखेंगे तो वाराणसी और दिल्ली के बीच में चल रही है। आगे उसका और ज़्यादा प्रचलन बढ़ना है। आप लखनऊ से दिल्ली और बाकी रूट्स पर भी वंदे भारत ही चला करेंगे। तो उन ट्रेन्स के अंदर स्पेशली इसका जगह का, उनकी सीटिंग का, एंट्री का, जो प्लेटफॉर्म और एंट्री के बीच में जो गैप है उसको कम किया गया है। खासकर जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके लिए सुगमता काफ़ी बढ़ जाएगी। और ये तो मैंडेटरी कर दिया गया है कि जितना भी आपके कोच के नंबर्स और सीट्स के नंबर्स हैं वो नॉर्मल उसके साथ साथ ब्रेल पर भी आपको मेंशन या उपलब्ध करने आवश्यक है। जी दिव्यांगों के लिए एक अलग डिब्बा भी लगता है क्या? रेलवे शायद एक डिब्बा लगता है या 2 डिब्बा लगता है, तो क्या उसको भी बढ़ाने की कोई योजना है? अभी तुरंत में उसे बढ़ाने का तो कोई वो नहीं है। हम उसमें सुविधाएं उसमें जो थोड़ी सी उस कोच की डिज़ाइन है, इसको एक नया करने की ज़रूरत हमें भी महसूस होती है। तो इस पे विचार चल रहे हैं कि वो कोच कम से कम दिव्यांगजन के लिए जितना अच्छी तरीके से बनाई जा सके उस काम को करने पर भी योजना चल रही है। अच्छा, रोजगार के क्षेत्र में बात करें तो दिव्यांगों के लिए और दृष्टिबाधित लोगों के लिए रेलवे क्या क्या उपाय कर रहा है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराया जाए? इस संबंध में जो भारत सरकार के हमारे जो नियम है जिसके तहत कुछ प्रतिशत सीटों का रिजर्वेशन इसमें रखा जाता है, उसका पालन भारतीय रेल भी अपने उसमें कर रही है। अभी जो होने वाले नए रिक्रूटमेंट्स हैं तो सब में उतना % सीट्स रिजर्व रखी जाती हैं। एक और जो चीज़ है कि रेल में जो कार्यरत कर्मचारी भी हैं, यदि उनमें भी किसी प्रकार की अगर किसी कारण से कोई दिव्यांगता उत्पन्न होती है तो उस केस में भी एक खास ध्यान रखा जाता है जिसमें आपको मेडिकली विकोटीकृत करके और आपको दूसरी कैटेगरी दी जाती है जिसमें आप आपकी दिव्यांगता के हिसाब से भी ड्यूटी कर पाएं।
तो वो रेल का एक नज़रिया दिखाती है कि दिव्यांगों के लिए आप ऐसा हो सकता है कि आप किसी आपकी जो जॉब हो वो गार्ड या फिर स्टेशन मास्टर या किसी टेक्नीशियन की कैटेगरी में हो, परंतु किसी कारण से आप उस ड्यूटी को अगर नहीं जो है नहीं वो कर पा रहे हैं, तो कोई दूसरी कैटेगरी जिसमें आप किसी क्लर्क या किसी दूसरे उसमें कार्य कर सकते हैं, जहां आसानी से आप कर सकते हैं, एक वेलफेयर मेजर। बिल्कुल। वर्ष 2023 लग चुका है और एक इतना बड़ा नेटवर्क है आपका, जो उत्तर रेलवे का ये जो लखनऊ मंडल है वैसे भी इतना बड़ा है। क्या आपका विजन है 2023 का, और क्या क्या नए इनिशिएटिव्स शुरू कर रही है उत्तर रेलवे? वर्ष 2023 में इस जो नए भारत की नई रेल जो विचार है, यह मंडल बिल्कुल उसी लाइंस पे चलने के लिए कार्यरत है। इस नए वर्ष में जो सबसे ज़रूरी एक कोशिश की जाएगी कि सभी ट्रेनों की जो औसत स्पीड है, जो हमारी पैसेंजर चाहे मेल एक्सप्रेस ट्रेन है, यदि उनका बनारस से लखनऊ, जो कि हमारे मंडल के 2 एंड्स हैं, उनके बीच में हमारा ये मानना है कि किसी भी ट्रेन को 5.5-6 घंटे से ऊपर का समय नहीं लगना चाहिए। दूसरा, जो हमारे डेली पैसेंजर्स होते हैं उनकी सुविधा के लिए स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, जैसे अभी हमने एक स्पेशल सर्विस शटल नाम से चालू की लखनऊ बनारस के बीच में, जो कि मात्र 4 घंटे के अंदर आपको लखनऊ से बनारस ले जा सकती है, और जो कि काफ़ी प्रचलित भी हुई। और उसके चलते पहले हमने उसे जब 14 कोचेस के साथ 14 कोचेस के साथ शुरू किया, जो कि बढ़ा के हमें 21 करनी पड़ी। आने वाले समय में हमारा प्रयास रहेगा कि जितनी सर्विसेज अभी यहाँ चल रही हैं उनकी स्पीड बढ़ाई जाए। दूसरा, बनारस यार्ड का रिमॉडलिंग, जो कि पिछले 10 वर्ष से कार्य जिस पे चल रहा है, उस कार्य को इस वर्ष में ख़त्म किया जाएगा, जिससे बनारस में होने वाले जितनी कठिनाइयां हैं परिचालन में वो खत्म होंगी। उसी तरीके से लखनऊ में भी यार्ड रिमॉडलिंग का एक मेजर काम है जो कि मंडल कर रहा है, उस कार्य को ख़त्म किया जाएगा। लखनऊ से अयोध्या को जोड़ने वाला जो रेलखंड है उसका दोहरीकरण, और उस रूट से होते हुए आगे जौनपुर शाहगंज, उस पूरे रूट का दोहरीकरण अभी उस पर भी कार्य काफ़ी ज़ोरों पर है, और इस वर्ष के अंदर लखनऊ से अयोध्या की दूरी डबलिंग होने के बाद काफ़ी कम समय में तय की जा सके। तो आप और आपके विभाग को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 2023 है वो बहुत ही हैपनिंग वाला हो, बहुत ही सफल रहे, और आपके जितने प्रोजेक्ट हैं वो सभी सफलतापूर्वक उसका निष्पादन कर दिया जाए। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को भी मेरा धन्यवाद।